वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको डीएसएसपी टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम NIOS 501 यूनिट 9 का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा यूनिट है NIOS 501 यूनिट 9, सुविधा वंचित समूहों की शिक्षा। जी, ये यूनिट सुनने में छोटी लगती है, लेकिन मुझे लगता है परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल, ये बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है। इसमें हम मुख्य रूप से परिभाषाओं, योजनाओं और जो संवैधानिक अनुच्छेद हैं, उन पर ध्यान देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संवैधानिक प्रावधानों से। नोट्स में सबसे पहले SC और ST समुदायों का जिक्र है। हाँ, और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 46, मतलब आर्टिकल 46। आर्टिकल 46। इसका मुख्य विषय क्या है? इसका विषय है SC और ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अच्छा, शैक्षिक और आर्थिक दोनों? जी, दोनों। और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो है इन समुदायों को सामाजिक अन्याय और हर तरह के शोषण से बचाना। ठीक है, तो ये तो हुआ कानूनी आधार। अब इसे लागू करने के लिए खास तौर पर ST बच्चों की शिक्षा के लिए क्या रणनीतियां हैं? देखिए, इसके लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक रणनीतियां हैं। पहली और सबसे जरूरी है मातृभाषा। मातृभाषा। हाँ, मतलब प्राथमिक वर्षों में जो शुरुआती कक्षाएं हैं उनमें पाठ्यपुस्तकें बच्चों की अपनी भाषा में होनी चाहिए, ताकि उन्हें चीजें आसानी से समझ आएं। बिल्कुल। लेकिन साथ ही एक दूसरी रणनीति भी है जिसे हम द्विभाषीय या बायलिंगुअल कहते हैं। मतलब सिर्फ अपनी भाषा ही नहीं? नहीं, बच्चों को धीरे धीरे जो मानक क्षेत्रीय भाषा है, जो रीजनल लैंग्वेज है, वो भी सिखानी चाहिए। अच्छा, और शिक्षकों के बारे में क्या? शिक्षकों के लिए भी एक बहुत अच्छी रणनीति है कि स्थानीय अध्यापकों की भर्ती की जाए। इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि वो शिक्षक बच्चे की संस्कृति और भाषा को पहले से समझते हैं, एक जुड़ाव महसूस होता है। सही बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आदिवासी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी और बालवाड़ी की स्थापना करना बहुत जरूरी माना गया है, ताकि शिक्षा की नींव बचपन से ही पड़ सके। जी। अब इसी से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है आश्रम विद्यालय। आश्रम विद्यालय ये क्या होते हैं? ये आवासीय विद्यालय हैं, मतलब रेजिडेंशियल स्कूल्स, जहाँ बच्चे वही रहकर पढ़ते हैं। हाँ, ये एक तरह से गुरुकुल प्रणाली पर आधारित होते हैं। और इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य है उपेक्षित जनजातीय वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, एक सुरक्षित माहौल में। इन विद्यालयों में किसी विषय पर खास ध्यान दिया जाता है? जी, इनमें विज्ञान और गणित, मतलब साइंस और मैथ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अच्छा। इनके 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। पहला क्षमता विकास यानी कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, दूसरा है अध्यापक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग, और तीसरा है अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन। ठीक है, तो ये बात हुई SSE शिक्षा की। अब हम एक और बहुत जरूरी समूह पर आते हैं, CWSN। CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण नीति कौन सी है? इनके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली नीति है जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी मतलब शून्य अस्वीकार नीति। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई भी सामान्य स्कूल किसी भी बच्चे को उसकी विकलांगता के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। सही। अब इसी से जुड़े कुछ कानूनों की बात करते हैं। विकलांगता अधिनियम। हाँ, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। पहला था PWD एक्ट 1995। इसमें कितनी तरह की विकलांगताओं को मान्यता दी गई थी? इसके तहत कुल 7 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता मिली थी। और फिर इसमें बदलाव हुआ? जी, फिर आया RPWD एक्ट 2016। ये एक तरह का अपडेट था। इसमें क्या बदला? इसमें विकलांगताओं की सूची को बढ़ाया गया और अब इसमें कुल 21 प्रकार की विकलांगताएं शामिल हैं। 21? हाँ, इसमें कुछ नए नाम भी जोड़े गए होंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे कि एसिड अटैक विक्टिम्स और पार्किंसंस रोग, इनको भी इसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो बच्चे को एडमिशन मिल गया, पर मूल्यांकन और परीक्षा का क्या? हाँ, ये भी एक जरूरी सवाल है। CWSN बच्चों को परीक्षा और मूल्यांकन में कुछ रियायतें दी जाती हैं। जैसे उन्हें पेपर पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, मतलब एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। और जो बच्चे लिख नहीं सकते, उनके लिए एक लेखक यानी स्क्राइब की सुविधा होती है, जो उनकी मदद करता है। उपकरण के इस्तेमाल के बारे में क्या नियम है? जरूरत के अनुसार ब्रेल लिपि या कैलकुलेटर जैसे उपकरणों का प्रयोग करने की भी अनुमति होती है। अच्छा, और ये योजना कौन बनाता है? ये योजना जिलाधिकारी मतलब DM और समुदाय को मिलकर बनानी चाहिए। उन बच्चों की बात करते हैं जो स्कूल सिस्टम से ही बाहर हैं, मतलब जो सुदूर क्षेत्रों में हैं या स्कूल छोड़ चुके हैं।
हाँ, उनके लिए भी प्रावधान है। इसके लिए बनाया गया है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स यानी सेतु पाठ्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनके लर्निंग गैप को भरना, ताकि उन्हें सही कक्षा में प्रवेश मिल सके। बिल्कुल, ताकि उन्हें उनकी उम्र के अनुसार सही कक्षा में एडमिशन दिया जा सके। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लिए किसी बच्चे ने कक्षा 3 के बाद स्कूल छोड़ दिया और अब वो वापस कक्षा 5 में आना चाहता है। तो उसे सीधे कक्षा 5 में नहीं बिठा सकते? नहीं, ब्रिज कोर्स उसे कक्षा 4 के स्तर का ज्ञान देकर तैयार करेगा ताकि वो कक्षा 5 में बाकी बच्चों के साथ पढ़ सके। ये योजनाएं किसके तहत आती हैं? ये EGS और AIE जैसी योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA के तहत आती हैं। EGS के बारे में कुछ खास नियम भी हैं? हाँ, EGS मतलब एजुकेशन गारंटी स्कीम। इसके केंद्रों के लिए कुछ नियम हैं। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। क्या नियम है? मैदानी क्षेत्रों में मतलब प्लेन्स में केंद्र खोलने के लिए कम से कम 15 बच्चे होने चाहिए। और पहाड़ी क्षेत्रों में? पर्वतीय क्षेत्रों में ये संख्या कम है, वहां कम से कम 10 बच्चे होने पर भी केंद्र खोला जा सकता है। ये संख्याएं परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक और बहुत ही संवेदनशील समूह की बात करते हैं, श्रमजीवी बच्चे, वो बच्चे जो काम करते हैं। जी, वर्किंग चिल्ड्रन। इनकी शिक्षा के लिए 2 मुख्य समाधान सोचे गए हैं। पहला क्या है? पहला है रात्रि विद्यालय यानी नाइट स्कूल्स। पर क्या ये बहुत कारगर है? देखिए, ये एक समाधान तो है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। क्या? दिन भर काम करने के बाद बच्चे और शिक्षक दोनों ही बहुत थक जाते हैं, तो इससे शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो कम हो जाती है। तो फिर दूसरा और बेहतर समाधान क्या है? बेहतर समाधान माना जाता है व्यावसायिक प्रशिक्षण मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग। ये बेहतर क्यों है? क्योंकि इसमें शिक्षा को बच्चों के काम और उनके कौशल मतलब स्किल से सीधा जोड़ा जाता है। इसका फायदा? फायदा यह है कि बच्चे इसमें रुचि लेते हैं और वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ये तो बहुत व्यवहारिक है। चलिए अब अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा की बात करते हैं। जी, माइनॉरिटीज। जी। इनके लिए भी कुछ खास रणनीतियां हैं। पहली तो भाषा से संबंधित है। मतलब उर्दू या अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। और शिक्षकों के बारे में? समुदाय से ही शिक्षकों की भर्ती करना, जिन्हें हम कम्युनिटी टीचर्स कहते हैं, और मदरसों का आधुनिकीकरण करना। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसाज। ठीक है। इन सब में शिक्षक की भूमिका बहुत अहम है। बिल्कुल। और शिक्षकों के सशक्तिकरण यानी टीचर एम्पावरमेंट के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? पहला, बेहतर वेतन मतलब सैलरी। दूसरा, अच्छा बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा जो शायद सबसे जरूरी है, वो है स्वायत्तता, ऑटोनोमी, काम करने की आजादी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर आते हैं, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। हाँ, और इसका जो मूल सिद्धांत है उसे हमेशा याद रखना चाहिए। क्या है वो सिद्धांत? सिद्धांत है सिस्टम को बच्चे के अनुसार बदलना है, ना कि बच्चे को सिस्टम के अनुसार। ये बहुत गहरी बात है। जी, मतलब हमें अपने स्कूलों को ऐसा बनाना है कि हर तरह का बच्चा वहां आराम से पढ़ सके। इसी से जुड़ा एक वक्तव्य भी है, द सैलामैंका स्टेटमेंट। बिल्कुल, ये 1994 में यूनेस्को द्वारा दिया गया था। इसका मुख्य विचार क्या था? इसका मुख्य विचार था कि सभी बच्चों को, चाहे उनमें कोई भी भिन्नता हो, सामान्य विद्यालयों में ही प्रवेश मिलना चाहिए। इसके क्या फायदे बताए गए? इसके 2 बड़े फायदे हैं। एक तो ये कम खर्चीला है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और दूसरा, इससे सामाजिक एकता बढ़ती है। समावेशी शिक्षा का भारत में कोई अच्छा उदाहरण है? एक बेहतरीन उदाहरण है नाली काली अभियान। नाली काली? ये किस राज्य का है? यह कर्नाटक राज्य में 1990 के दशक में शुरू हुआ था। और इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट है आनंददायी अधिगम मतलब जॉयफुल लर्निंग। इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे खास बात है बच्चों के बैठने का आधार। वो कैसे? बच्चों को उनकी जाति या लिंग के आधार पर नहीं बैठाया जाता। तो फिर किस आधार पर? उन्हें उनके अधिगम स्तर मतलब लर्निंग लेवल के अनुसार बैठाया जाता है। ये तो बहुत ही अलग है। अब बात करते हैं बाल अधिकारों की। इसके लिए कौन सा आयोग है? इसके लिए राष्ट्रीय आयोग है NCPCR, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना मार्च 2007 में हुई थी। ये आयोग बालक या चाइल्ड को कैसे परिभाषित करता है? इसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक मानव बालक है। अच्छा, इसीलिए 18 साल से पहले वोटिंग या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। जी बिल्कुल। और शिक्षा व्यवस्था के 3 मुख्य हितधारक माने जाते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है वो? विद्यार्थी, अध्यापक और अभिभावक। अब अंत में कुछ तकनीकी पहलुओं की बात कर लेते हैं। जरूर।
शिक्षा में तकनीक के प्रयोग के लिए कुछ अहम पहल हुई हैं, जैसे EDUSAT। EDUSAT या GSAT 3 ये क्या है? इसे अक्टूबर 2004 में ISRO ने लॉन्च किया था। यह शिक्षा के लिए समर्पित भारत का पहला भूस्तर उपग्रह है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एक और नाम है होमी भाभा सेंटर। जी, TIFR का होमी भाभा सेंटर। इसका काम है कम लागत में विज्ञान और गणित की अच्छी शिक्षण सामग्री विकसित करना। और OER क्या है? OER का अर्थ है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, मतलब मुफ्त डिजिटल सामग्री जो इंटरनेट पर सभी के लिए उपलब्ध हो। चलिए अब एक बार जल्दी से कुछ सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को दोहरा लेते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले 821A। ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। फिर है 824। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम पर रखने पर रोक। इसके बाद 845। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा यानी ECCE। और 846 जिसकी हमने शुरू में बात की थी, SC/ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। और एक और है 839। बच्चों को गरिमा यानी डिग्निटी के साथ विकास का अवसर देना। बहुत बढ़िया। अब चलिए इस यूनिट से जुड़े 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न, RPWD एक्ट 2016 में कितनी विकलांगताएं हैं? इसका उत्तर है 21। दूसरा प्रश्न, नाली काली अभियान किस राज्य का है? इसका उत्तर है कर्नाटक। तीसरा, शून्य अस्वीकार नीति यानी जीरो रिजेक्शन पॉलिसी किससे संबंधित है? यह CWSN और समावेशन से संबंधित है। चौथा प्रश्न, जनजातीय हितों का अनुच्छेद कौन सा है? इसका उत्तर है आर्टिकल 46। और आखिरी 5वां प्रश्न, सलमान का वक्तव्य यानी सलमान का स्टेटमेंट किस वर्ष आया? इसका उत्तर है 1994। ये था NIOS 501 यूनिट 9 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।